हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम सिविल केसेस फाइल करते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि साथ साथ में क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो जाते हैं। क्या ये सही है? किन किन केसेस में हम ऐसा चीज़ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या राय रही है? तो आज एक लेटेस्ट इसका एक जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम उसी के बारे में, उसी केस के बारे में हम बात करेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस को भी देखेंगे, साथ में क्या ओपिनियन रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक टाइम पे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में या फिर जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, खासकर जो सिविल मैटर्स के जो होते हैं, उसको लेकर आते हैं अपने इस फिनिक्स बे लीगल चैनल में। इसी के साथ में आप फिनिक्स बे लीगल का एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको लॉ की जानकारी भी दी जाती है। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वहाँ पर लॉ के बारे में, साथ ही साथ में बहुत सारे फॉर्मेट्स भी आपको कोर्ट के जो पिटिशंस होते हैं वो मिल जाते हैं। इसी के साथ में अगर किसी को कोई लीगल अपने केस का कोई ओपिनियन लेना है या कंसल्टेशन लेना है तो आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो केस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उस केस का जो नंबर है स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 13675 ऑफ 2023। पार्टी का नाम है राधेश्याम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। तो इसका जो डिटेल्स तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा जजमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा ही ये जजमेंट है बेसिकली, लेकिन इसमें जो ओपिनियन जो दिया गया है दैट व्हाट मेक्स द डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज ये देखा जाता है कि जब सिविल केसेस के साथ साथ हम क्रिमिनल केसेस फाइल कर जाते हैं, एक तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाता है उसमें, साथ ही साथ में दोनों पार्टी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ते जाता है। तो क्या ये सही है? क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए और किस स्थिति पे नहीं करना चाहिए? तो उसी चीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्ट्स ऑफ द केस समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इस टाइप के जो केसेस होते हैं और इस टाइप के जो जजमेंट होते हैं, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत मैटर करता है। अगर आपका सिमिलर टाइप्स ऑफ फैक्ट्स है तो आप इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट? क्योंकि सर्कमस्टांसेस सिविल केस में हर एक टाइम पे अलग अलग होते हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ का हमें देखना होता है कि क्या वो हमारे लिए क्या चीज़ के लिए हम जजमेंट को यूज़ करें। क्या हम लीगल पॉइंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या हम कोर्ट का ओपिनियन के लिए यूज़ कर रहे हैं? तो वहाँ पे अपना फैक्ट्स ऑफ द केस को देखना थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होता है। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल केसेस साथ में हो गए हैं, यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस देखना ज़रूरी होता है। तो इसका केस सेल एग्रीमेंट हुआ था दोनों पार्टी के बीच में। 50% सेल एग्रीमेंट अमाउंट जो था वो दे दिया गया था, लेकिन आगे जाकर वो सेल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मतलब सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो जिस पार्टी ने पैसा दिया था, उसने जिस पार्टी से साथ में उनका एग्रीमेंट हुआ था, उनके अगेंस्ट में वो एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो केस होता है, जो सिविल सूट, वो फाइल कर देते हैं। साथ ही साथ में उनके अगेंस्ट में 420 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी की जो 2 धारा है, उसके तहत में क्रिमिनल केस और एक एफआईआर भी दायर कर देते हैं। तो मामला चलते चलते हाई कोर्ट में आता है, एफआईआर की क्वेश्चन की बात आती है और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाता है। यहाँ पर मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस आपको इसलिए बताया क्योंकि सेल एग्रीमेंट के केसेस में अधिकतर ये होता है, ठीक है? तो अब आते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन क्या है इसमें, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है, ये पैरा 6 में बोला है और मैं एज इट इज उसको रीड कर रही हूँ। एज ऑलरेडी इंडिकेटेड अबाउ, ए पर्सनल ऑफ द कंप्लेंट विच हैज बीन रजिस्टर्ड एज द एफआईआर डज नॉट स्पेल आउट एनी एलिमेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. Mer, non-performance of an agreement to sell by itself does not amount to cheating and breach of trust. Respondent number 2 has adequate remedy of filing a civil suit for relief of specific performance of contract which he has already availed, and the suit is still pending. The FIR only appears to be an arm twisting mechanism to pressurize the appellant to execute the sale deed. A criminal case converted into a civil case converted into a criminal wrong, as we find in the present case. Respondent number 2 is trying to abuse the criminal machinery for ulterior motives. It is not his case that the appellant duped him to pay the advance amount and entered into an agreement to sell. The High Court fell in error in recording a finding that the ingredients of offences under section 420 and 406 of IPC are present in the instance case. तो अगर मैं समझाने की बात करूँ तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर हम 420 और 406 की हम बात करते हैं, 420 क्या है? चीटिंग है, 406 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये दोनों ही आईपीसी की जो धाराएं हैं, इसका एक मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है ड्यूप्ड, वो होता है फ्रॉड, ठीक है? ये इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी को भी इस दोनों धाराएं के अंदर में डालना चाहते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? एफआईआर तो आ गया 420 और 406 में, लेकिन क्या
इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है 406 और 420 की, उसको ये केस फुलफिल कर रहा है, इसकी जो फैक्ट्स होते हैं केस उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा था कि जो सेल एग्रीमेंट आपके साथ में करने की किया गया था वो आपको बेवकूफ़ बना के कराया गया था, कहीं पे आपको झूठ बोल के कराया गया था। यहाँ पे बात क्या बनती है, यहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे गया और कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद उसकी जो ड्यूटीज थी वो नहीं कर रहा है, तो उसका आपके पास में एक रेमेडी है, क्योंकि ये सिविल मैटर है तो इसका सिविल रेमेडी है और वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 420 या 406 की बात करते हैं तो ये दोनों ही धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर में नहीं बैठ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फ्रॉड का इंग्रेडिएंट, अगर हम एफआईआर पढ़ते हैं तो हमें फ्रॉड का जो एक मेन मुद्दा होता है 420 और 406 में, वो हमें कहीं पे भी पढ़ते वक्त नज़र नहीं आ रहा है कि आपको झूठ बोला गया है या आपसे झूठ बोल के पैसे लिए गए हैं, झूठ बोल के आपसे एग्रीमेंट कराया गया है, कोई भी तरह का फ्रॉड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए आपने जो क्रिमिनल केस जो फाइल किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने आर्म ट्विस्ट करने के लिए, मतलब भैया तुम सेम मुझे सेल एग्रीमेंट सेल रजिस्टर करके दो, नहीं तो मैं तेरे को जेल भेजने की तैयारी करता हूँ। तो सभी केसेस में ये जो स्ट्रैटेजी होती है कि सिविल भी कर दो क्रिमिनल कर दो, काम नहीं आता है, खासकर ये सेल एग्रीमेंट के केसेस में। अब सेल एग्रीमेंट के केसेस में कौन से केस में ये चीज़ काम आ जाता? क्रिमिनल केस आप कहाँ पे कर सकते थे? वहाँ पे कर सकते थे जब पता चलता कि सेल एग्रीमेंट आपके साथ साथ में उसी ज़मीन का, उसी सर्वे नंबर का, उसी एरिया का 4-5 और लोगों के साथ में भी कर दिया गया है, तो वो तो क्लियर कट फ्रॉड होता है। यहाँ पे सिर्फ अकेला आप ही के साथ भी किया, बस वो आगे नहीं कर रहा है अपना साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कारण होंगे वो नहीं कर रहा है। अगर उसने 4-5 लोगों के साथ में किया होता है, एक ही ज़मीन को उसने 4-5 लोगों के साथ में सेल एग्रीमेंट किया गया था, तो वहाँ पे फ्रॉड का एलिमेंट बहुत क्लियर कट दिखता है, वहाँ पे आप क्रिमिनल केस आप कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये मैं अपने समझाने की आपको बता रही हूँ कि मैटर करता है कि कहाँ पे आप करो। हम अपने क्लाइंट को तभी एडवाइस करते हैं जब हमें केस पढ़ के लगता है कि हाँ यहाँ पे तो क्रिमिनल केस भी बनता है, तो हमें पता है बेचारा क्लाइंट परेशान होगा, वो एफआईआर करवाएगा पुलिस स्टेशन के 4 चक्कर करके, एक एफआईआर कराने में भी इतना जल्दी से तो होता है नहीं, उसके चक्कर काटेगा, उसके बाद जो क्रिमिनल केस होगा उसके वो चक्कर काटेगा, तो फालतू का परेशानी ही उसको होने वाला है, क्योंकि क्रिमिनल केस का जो रिजल्ट होता है उस सिविल केस में उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बहुत कम ही केसेस में उसका फ़र्क पड़ता है, 99% केसेस में उसका फ़र्क कोई पड़ता है नहीं। हाँ, जो पार्टीज जो होती हैं उनके मन पे रहता है कि हाँ मेरे ऊपर में केस कर दिया गया, मेरे ऊपर 2-2 केस कर दिया गया है, उसका कुछ अपने फ़ायदे भी होते हैं, कुछ अपना नुकसान होता है, पर जहाँ तक मैंने अपनी प्रैक्टिस पे देखी है नुकसान ही ज़्यादा मैंने देखा, कोई फ़ायदा बनता हुआ तो किसी को होता हुआ इसमें मैंने नहीं देखा है। तो वही केस में करिए जहाँ पर लगता है कि हाँ सच में फ्रॉड भाई, यार ये की ज़मीन मुझे 10 लोगों ने भेज दिया है, इसने यहाँ पे फ्रॉड बनता है, तभी सिविल का आप क्रिमिनल कर सकते हैं। अब कहाँ पे नहीं करना चाहिए हमें क्रिमिनल केसेस? देखिए जहाँ पे कोई आपके ज़मीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना, वहाँ पे आप उसने पकड़ लिया, उसने अपना कुछ घर वर बना लिया है, जो भी है कब्जा कर लिया है, यहाँ पे आप एक एफआईआर तो करोगे, एक क्रिमिनल कंप्लेन आप कर दोगे, लेकिन वो क्रिमिनल कंप्लेन करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ज़मीन के जो कब्जा है वापस चाहिए, तो वो आपको कौन दिलाएगा? वो आपको सिविल कोर्ट ही दिलाएगा। तो इसको हम सिविल रेमेडीज़ भी बोलते हैं। जहाँ पे सिविल रेमेडी अवेलेबल होती है वहाँ पे यही कोशिश रहती है कि वहाँ पे क्रिमिनल में ना जाया जाए, लेकिन इस पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में किया जाता है और बहुत से केसेस में करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए व्यूअर्स, आई होप आपको आज का केस अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी सवाल होगा तो प्लीज़ डालिए कमेंट सेक्शन में, देर से ही सही मैं जवाब दे ही देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।